डियर स्टूडेंट, मैं आर के विद्यार्थी आप सभी का साइंस वर्ल्ड एडू में स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में जैक के द्वारा जारी की गई क्लास 11 के इकोनॉमिक्स पेपर का मॉडल सेट 2 के सभी प्रश्नों का हम लोग कंप्लीट जवाब जानेंगे, सॉल्यूशन जानेंगे और बिल्कुल वह सटीक जवाब होगा। ठीक है, तो आप पूरी तरह से वीडियो के लास्ट तक अगर बने रहते हैं तो उन सभी प्रश्नों के जवाब को आप प्रॉपर तरीके से जान जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग सामान्य निर्देश की तरफ में ध्यान दें तो सामान्य निर्देश क्या लिखता है कि यहाँ पर सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य हैं। इसका मतलब है कि टोटल आपको जो प्रश्न मिले हैं वो 40 है और 40 प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य है। कुल प्रश्न जो आपके प्रश्न पत्र होंगे उसमें 40 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको मिलेंगे, है ना। और अगला जो इंस्ट्रक्शन कहता है, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब जो प्रश्न होंगे उसमें 4 विकल्प मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा और आपको 4 में से जो एक सटीक ऑप्शन होगा उसको आपको चयन करना है। साथ ही साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखता है कि गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे। सपोज मान के चलिए कि अगर आप 40 प्रश्नों को लिखे, 40 प्रश्न में से 1-2 प्रश्नों का आंसर गलत हो गया तो आपका कोई भी मार्क्स आपके ऑब्टेन किए गए मार्क्स में काटे नहीं जाएंगे। इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि जिस सवाल का आप जवाब नहीं भी जान रहे होंगे उन सवाल को भी आपको क्या करना है, तुक्का मार देना है, ताकि अगर वो सही भी हो गया तो नंबर मिल जाएंगे, अगर गलत हुआ तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए सीधा देखते हैं हम लोग सवाल की तरफ में। पहला सवाल कहता है कि अर्थशास्त्र के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो यह कथन अल्फ्रेड मार्शल साहब का है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? कोई भी समस्या जब उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं कमी से हम लोग जूझते हैं, ठीक है, अभाव से जूझते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन है संसाधनों की दुर्लभता, ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है? सांख्यिकीय आंकड़ा, आंकड़ा का मतलब होता है कहीं ना कोई डिजिट की चर्चा की गई रहती है, कोई अंक का चर्चा किया जाता है, कोई आंकड़े दिए रहते हैं। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन डी जो है इसमें कोई आंकड़ा का जिक्र नहीं किया गया है। ऑप्शन डी कहता है भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं। इसका मतलब है कितने लोग बेघर होते हैं इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। अब अगला सवाल कहता है शब्द स्टेटिस्टिक्स की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई थी? तो इस शब्द का, स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति जिस लैटिन शब्द से हुई है उस लैटिन शब्द का नाम है स्टेटस। क्या है? स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, सभी समस्याओं की जड़ है। अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि सभी समस्याओं का जड़ क्या है? अभाव। क्या है? अभाव। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण है। तो चर का जो उदाहरण है यहां पर आप देखेंगे राष्ट्रीय आय जो है वो चर का उदाहरण है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है ना। तो अगर हम लोग सैंपल सर्वे करते हैं तो सैंपल सर्वे जिसको हम लोग प्रतिदर्श सर्वेक्षण कहते हैं, तो सैंपल सर्वे में हम लोग क्या करते हैं कि सैंपल सर्वे में हमें बहुत सारी चीज़ों को चुनना नहीं होता। अगर सपोज मान के चलिए कि अगर हमें चीनी का पता लगाना हो तो हम लोग पूरे बोरे को खोल करके नहीं देखते, थोड़ा सा मात्रा लेते हैं, उसी से चीनी कैसा है ये पता चल जाता है। चावल के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक चुटकी चावल लेते हैं और पता चल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कम खर्च भी होता है, कम प्रगणक की आवश्यकता भी होती है, कम समय भी लगता है और इस तरीके से ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इनमें से किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है? नहीं, तो जिस संस्था के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक मुद्दों का सर्वेक्षण किया जाता है उस संगठन का नाम है, उस संस्था का नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? तो जब हम जनगणना के बारे में बातचीत करें तो जनगणना में जन्म दर और मृत्यु दर को भी शामिल किया जाता है, साक्षरता दर को भी शामिल किया जाता है, जनसंख्या के आकार और संरचना को भी शामिल किया जाता है। इस तरीके से ऑप्शन डी जो है वह इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इनमें से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है? उत्तरदाता का मतलब है कि जो आंसर देगा, तो उत्तरदाता को प्रभावित करने का सिंपल सा तरीका जब हम उसे कम्युनिकेट करेंगे, जब उससे बातचीत करेंगे, नहीं, और बातचीत का हम कैसे करते हैं? टेलीफोन से। इस तरीके से ऑप्शन सी जो है वह इस सवाल का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 वर्ग सीमा 60 से 80 का मध्य बिंदु है। 60 से 80 का मध्य बिंदु का अगर हम वर्ग सीमा के बारे में बातचीत करें तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं 60 और 80 को जोड़ देते हैं और +2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। और इस तरीके से ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन ए है 70 ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तब उस वर्गीकरण को कहा जाता है। याद करिए कि जब भी हम समय के अनुसार करते हैं तो समय को हम दूसरे शब्दों में काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। तो यहां पर जहां पर भी काल आपको दिखेगा वो राइट आंसर है और यहां पर हमें काल दिख रहा है ऑप्शन सी में, कालानुक्रम, तो ये राइट आंसर है इसका।
क्वेश्चन नंबर 13, चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो चर को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को कहते हैं? तो जब हम लोग सम्मिलित मदों के बारे में बातचीत करें, अगर किसी वर्ग और उसमें सम्मिलित मदों के बारे में बातचीत किया जाता है तो इस तरीके से उसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, विविक्त चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण, विविक्त चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है ना? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? स्थानिक वर्गीकरण। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, अंक गणितीय रेखाचित्र को किस नाम से जाना जाता है? अंक गणितीय रेखाचित्र को किस नाम से जाना जाता है? तो जब भी आप अंक गणितीय रेखाचित्र के बारे में बातचीत करते हैं तो इसको हम लोग समझते हैं कि अगर आप देखेंगे किसी भी रेखाचित्र को, तो रेखाचित्र को जब हम लोग देखते हैं तो वहां क्या पाते हैं कि अलग अलग रेखाचित्र हमें दिखने को मिलता है। तो यहाँ पर अंक गणितीय रेखाचित्र के बारे में बोला जाता है। तो अंक गणितीय रेखाचित्र को जो दूसरे नाम से हम जानते हैं उसका नाम है काल श्रेणी आलेख। क्या है? काल श्रेणी आलेख। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, बारंबारता बहुभुज किससे व्युत्पन्न होता है? नहीं, कहता है बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज के बारे में बातचीत करें तो यह जिससे उत्पन्न होता है उस चित्र को हम कहते हैं आयत चित्र। कौन सा चित्र कहते हैं? आयत चित्र। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होता है? जब आप एक अच्छी सारणी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, तो देखिएगा उसमें सारणी की संख्या भी होनी चाहिए, शीर्षक एवं उपशीर्षक भी हम लोग लिखते हैं, अवशीर्ष भी लिखते हैं। इस तरीके से ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, आंकड़ों की अमूर्तता कम करने तथा उसे अधिक मूर्त व आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि उपयुक्त होती है? समझ लीजिए कि अगर हम लोग बातचीत करें कि कोई भी आंकड़ा को हम आसानी से समझ जाएं तो उस आंकड़े के लिए सारणी, पाठ विषयक, आरेखी, ये तीनों का होना जरूरी है। इस तरीके से अगर हम लोग बातचीत करें तो यहां पर उपयुक्त के बारे में बातचीत किया जाता है। क्या बोला जा रहा है? उपयुक्त के बारे में बातचीत किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है उपयुक्त क्या होगा? तो जब हम लोग आरेखी को देखेंगे, क्या देखेंगे? आरेख से अगर हम लोग डायग्राम से लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, समझिएगा कि अगर जो आरेखी होते हैं ना, डायग्राम जो होते हैं, अगर उसके माध्यम से अगर हम किसी को समझाना चाहें तो काफी आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे देखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी बड़े आंकड़े होते हैं तो बड़े आंकड़ों के लिए टेबल बनाना होता है। तो टेबल हर एक लोग नहीं समझ सकते, जो पढ़े लिखे लोग हैं वही उसको समझ सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जो अनपढ़ है ना, उनको हो सकता है वो टेबल नहीं समझ में आए। तो हम लोग क्या करेंगे, जब उसको चित्र के माध्यम से समझाएंगे, चित्र बना देंगे, तो वह काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर जो आरेखी है वह क्या होगा? बिल्कुल सटीक है, क्योंकि उपयुक्त बोला जा रहा है। तो उपयुक्त कौन सा होगा? आरेखी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत आता है ना? आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण करना हो और ज्यामितीय आरेख के अनुसार से अगर बातचीत करना हो तो इसके अंतर्गत जो आता है वो आता है बारंबारता बहुभुज। क्या आता है? बारंबारता बहुभुज। ऑप्शन बी। अगला सवाल, मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है? मलमल तो नाम आपने सुना होगा और यह जिस वस्त्र का किस्म है वह है सूती वस्त्र। क्या है? सूती वस्त्र। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नारोजी ने किया था। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगला सवाल, निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है? निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना निर्यात अतिरेक का तात्पर्य है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी? है ना? अगर हम औपनिवेशिक भारत के बारे में बातचीत करें तो औपनिवेशिक भारत का मतलब क्या होता है कि जो ब्रिटिश शासनकाल रहा था तो उस वक्त जो हमारी साक्षरता दर जो थी वह 16% से अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? 16% से अधिक। ऑप्शन बी। अगला सवाल, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन 2 स्थानों के बीच में चली थी? तो भारत में जो रेलगाड़ी सबसे पहले चली थी और वह जो 2 स्थान था उसका नाम था बंबई और थाने। बंबई और थाने के बीच में पहली बार भारत में रेलगाड़ी चली थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार जो है हम लोग समझ चुके हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कि पूंजीवादी का मुख्य मकसद होता है निजी लाभ कमाना, उसका समाज कल्याण से कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरीके से 26 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 27, 1950 ईस्वी से 1991 ईस्वी के बीच औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर कितनी थी? है ना? अब यहाँ पर सवाल कहता है एक समय टाइम इंटरवल दिया है 1950 से 1991 के बीच में। तो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर कितनी थी? ऑप्शन ए में कहता है 6%, ऑप्शन बी कहता है 8%, ऑप्शन सी कहता है 5% एंड ऑप्शन डी कहता है 10%। तो इसका सही जवाब होगा 6% वार्षिक। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगला सवाल कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है।
तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का याद करिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक ही मकसद होता है लाभ कमाना। तो वो लोग उन्हीं चीज़ों का उत्पादन करेगा जिससे उसको मैक्सिमम लाभ मिले। तो बाजार में जिसकी मांग होती है, जी हाँ, उन सवाल का उन्हीं वस्तु का उत्पादन करेगा जिसके उत्पादन में लाभ होता है। ये भी ऑप्शन सही है। एंड ऑप्शन सी कहता है विदेशों में जिसकी मांग हो, ये भी ऑप्शन सही। इस तरीके से ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई थी? तो ये ली गई थी रूस से। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगला, परिप्रेक्ष्यात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना होता है ना? तो अगर इस सवाल के बारे में बातचीत करें, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है कि लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। यहाँ पर एक वर्ष टाइम इंटरवल दिया हुआ, 5 वर्ष में, 10 वर्षों में, 25 वर्षों में, 20 वर्षों में। तो इसका राइट आंसर होगा 20 वर्ष, ऑप्शन डी। अगला सवाल 31 का, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई? है ना? तो यहाँ पर कहता है कि जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त मिल गई, जब हम लोग स्वतंत्र हो गए, भारत जब स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत की गई? तो हमारे यहाँ पर जिस योजना की शुरुआत की गई उस योजना का नाम है पंचवर्षीय योजना। 31 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल कहता है कि जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है? अगर हम लोग जीडीपी के बारे में बातचीत करें तो जीडीपी में कृषि को भी शामिल किए जाते हैं, उद्योग को भी शामिल किया जाता है, पर्यटन को भी शामिल किया जाता है। इस तरीके से तीनों ही ऑप्शन सही है और ऑप्शन डी जो है वह इसका राइट आंसर है। अगला सवाल कहता है, भारत में हरित क्रांति का दूसरे चरण का काल माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण का काल, सेकंड जो फेज है, सेकंड जो चरण है, उसका जो काल माना जाता है वो कितना से कितना दशक के बीच में है? यहाँ पर देखेंगे कि 33 का जो राइट आंसर होगा वह होगा 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक का जो हम कहते हैं वह हरित क्रांति के दूसरे चरण का काल माना जाता है, ऑप्शन बी। अगला सवाल कहता है, औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? है ना? या कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो इस तरीके से 34 नंबर सवाल कहता है कि उद्योग को कितने वर्गों में विभाजित किया गया, कब? जब औद्योगिक नीति 1956 के जो प्रस्ताव आए उसमें। तो इसमें से ऑप्शन सी जो 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीन वर्गों में। अगला सवाल कहता है, विदेशी ऋण क्या है? ऋण का मतलब आप समझ रहे हैं, ऋण का मतलब क्या होता है जी? ऋण का मतलब होता है कर्ज, है ना? तो कहता है विदेशी कर्ज क्या है? तो विदेशी संस्थाओं से एक उद्योग के द्वारा लिया गया ऋण, ये ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन बी कहता है विदेशी संस्थाओं से एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया ऋण, ये भी स्टेटमेंट गलत है। एंड ऑप्शन सी को अगर हम लोग देखेंगे तो कहता है विदेशी संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण जो है उसी को हम लोग विदेशी ऋण कहते हैं। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल कहता है, 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को IMF से कितनी राशि ऋण के रूप में मिली थी? तो 36 नंबर सवाल जो है इसका राइट आंसर होगा $7 बिलियन, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगला सवाल, नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया था? तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि अगर हम लोग 1991 की जो हमारी औद्योगिक नई आर्थिक नीति बनी तो नई आर्थिक नीति में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखी गई थी? तो यहाँ पर 6, कितने हैं? ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। 6 उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया। क्वेश्चन नंबर 38, HCL टेक्नोलॉजीज किस प्रकार की कंपनी है? तो HCL कंपनी का नाम आपने जरूर सुना होगा और ये IT कंपनी है। क्या है? IT कंपनी है, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य प्रापन। क्या बोलते हैं? बाह्य प्रापन। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। और लास्ट वन सवाल, भारत में LPG से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्रक है ना? तो LPG से जिस क्षेत्र को लाभान्वित नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं आधार संरचना। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद है कि आप सभी सवालों का जवाब जान चुके होंगे और इसी के साथ आपको आने वाली परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। अगर सेशन काफ़ी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक निश्चित तौर से शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।